मंगला विद्या मंदिर के छठी कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछले सप्ताह में हमने पेज नंबर 16 तक ये कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था नादान दोस्त। तो बच्चों चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 17 से। तो आप भी मेरे साथ पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए और बैठकर ऑडियो सुनिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, उसने उसको धमकी देकर कहा श्यामा को। तो श्यामा क्या बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। तो केशव कहता है कि अगर तू गिर पड़ती तो तेरे चार सिर के चार हिस्से हो जाते, मतलब गिरने से उसका सिर फूट जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना, मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब बच्चों गेट, दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। मतलब जो श्यामा थी उसने अपनी माँ को केशव की कंप्लेंट नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, मतलब मम्मी उसको मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। उसको ये था कि श्यामा उसकी शिकायत लगा देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। वो सिर्फ अपने भाई से प्यार में होने की वजह से चुप थी बच्चों, या फिर उसने भी ये गिल्ट जो ये कसूर किया था इसमें वो भी पार्टनर थी, इस वजह से चुप थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। मतलब बच्चों जो हाथ से पंखा हिलाते हैं ना, वो वाला पंखा, फैन। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। लू लू मीन्स बच्चों गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ मतलब दरवाजे खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, मतलब देखने लगी। टोकरी का पता न था, वहां पर टोकरी नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसको लगा कि अंडे, क्योंकि अंडे जो थे वो ज़मीन पे पड़े थे, तो उसको लगा कि शायद अंडे फूट गए, बच्चे निकल आए और उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। चूने किसी चीज़ बच्चों, जैसे चूना होता है ना, वो वाइट वाइट, वो ऐसा वैसा कुछ, मतलब मिक्सचर, कुछ लिक्विड बाहर निकला हुआ, बाहर गिरा हुआ है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। बच्चों नेक्स्ट पेज। पानी की प्याली भी बाहर टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। जो केशव था उसका रंग उड़ गया, मतलब बेचारा सहम गया, डर गया कि ये क्या हुआ, और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर, करुण मतलब रोते हुए स्वर में, आवाज में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, देखती नहीं, देखती नहीं है, अंडों में से उजला 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 उजला, मतलब सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, मतलब उसी पानी से बच्चे बनने थे, पर जब अंडे टूट गए हैं तो पानी बाहर निकल आया। माँ ने सोटी सोटी मतलब डंडा हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसको ऐसा लगा कि शायद केशव ने ही अंडों को इस तरह से रखा कि अंडे अपने आप से ऊपर कॉर्निस से नीचे गिर गए। उसकी इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने कहा, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तो तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव ने बोला कि तू भी तो स्टूल को थाम के पकड़ के खड़ी हुई थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने ही तो बोला था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ
तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो बच्चों उसमें उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तू इतना बड़ा हो गया और तुझे इतना भी नहीं पता कि जब चिड़िया के अंडों को अगर बच्चों हम लोग चिड़िया के अंडों को हाथ लगा ले या टच कर ले ना, तो ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड कि अगर आप चिड़िया के अंडों को हाथ लगा लोगे ना, अगर हम मनुष्य कोई भी, तो चिड़िया को और पता लग जाए कि हमने उनको टच कर लिया है, तो वो उनको फिर सेती नहीं है। मीन्स उसके ऊपर सेना होता है, चिड़िया जो अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसको हीट देती है ताकि जो अंडे हैं वो जल्दी से फूट जाएं, मतलब बच्चे बन के बाहर निकल आएँ। तो वो फिर क्या करती है, वो उस अंडों को सेती नहीं, उनके ऊपर बैठती नहीं है, वो उनको खुद से ही तोड़ देती है, ऐसा मान के कि वो अपवित्र हो गए हैं। तो यही उसकी माँ ने उसको बोला कि तुमको उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, तुझे नहीं पता कि चिड़िया फिर उनको नहीं सेएगी। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अम्मा माँ बोली, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, कि केशव को इसका पाप लगेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने, कि हाय हाय इसने 3 जाने मतलब 3 अंडे टूट गए इसकी वजह से, तो उसने 3 जान ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, कि मैंने तो सिर्फ अंडों को कंफर्ट देने के लिए गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, और केशव को बहुत दिनों तक बच्चों अपनी गलती पर अफसोस हुआ, दुख हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अंडों की हिफाजत करने के जोग में मतलब अंडों को हिफाजत करने के चक्कर में उसने तो बेचारे ने अच्छा करना चाहा था, पर उसने उसका सत्यानाश कर दिया, गलती कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, और इसको याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी, और उसके बाद से बच्चों कभी भी वहाँ पे जो दोनों चिड़ा और चिड़िया थी वो कभी नहीं दिखाई दी। तो बच्चों यहाँ होती है ये हमारी कहानी पूरी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से बिना पूछे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं हो, और वो भी स्पेशली जो प्रकृति से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो बच्चों अब चलिए हम आगे इसका करते हैं अभ्यास कार्य। तो बच्चों इस अभ्यास कार्य में हम जो ये पहले जो प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं ना, ये जितने भी जो प्रश्न उत्तर हैं वह सब मैं आपको नोट्स में बना के दूंगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ नोट्स पूरी अभ्यास कार्य आपको यहीं ऑडियो पर अगर बताने लगूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ऑडियो हो जाएगी। तो इसलिए जो बाकी का जो एक्सरसाइज कार्य है, एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य है, वो मैं आपको नोट्स बना के भेजूंगी ऑडियो के साथ साथ। और बाकी अभी आपको यहाँ पे मैं ऑडियो में सिर्फ आज क्या इलेबोरेट करूँगी, क्या समझाऊंगी, वो है व्याकरण पार्ट। तो बच्चों पेज नंबर 20 निकाल लीजिए। पेज नंबर 20 का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो अभ्यास कार्य है भाषा की बात, उसको देखो ध्यान से। यहाँ से लेके 21 पेज के जो व्याकरण है वहाँ तक मैं आपको इस ऑडियो में समझाऊंगी, और जो बाकी के जो प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य है उसका मैं आपको नोट्स बनाकर भेज दूंगी। तो लास्ट पढ़ेंगे हम भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जिन जिन वर्ड्स को बोल्ड करके लिखा है, डार्क करके लिखा है, ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। समझ रहे हो ना? जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, जब हम बच्चों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला, कोई जो बात को सुन रहा है, और या किसी कहने वाले या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। जो नीचे वाक्य दिए जा रहे हैं बच्चों, इसमें जो तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनको हमने इनमें ढूंढना है और बताना है कि वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं, पहले इस हम वाक्य को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके लाई हूँ, तो हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो रेड इंक से लिखा है मैंने, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है, और पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं?
तो बच्चों अब नीचे देखो, उत्तर में मैंने उसको वहाँ पे पुरुषवाचक जो जितने भी जो सर्वनाम है उसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हो मैंने किस किस शब्द को किया है, उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे। तो बच्चों इसको हम आगे अब इसको हम बांटेंगे, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं और मुझे, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, आप, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, उन्होंने, उनकी, उसने। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक थर्ड पर्सन की बात करें ना, उन्होंने, उनकी, उसने। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ, जिसमें हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, मुझे। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे हम जिस पर्सन से हम डायरेक्ट आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जैसे कि आप। तो बच्चों एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई व्याकरण का आपको, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ भी ऐसा रह जाता है, तो आप टेंशन मत लो। मेरी इसी ऑडियो को बार बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। अगली कुछ वीडियोज़ में मैं आपके लिए व्याकरण, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पाठ ही लाऊंगी, जिसमें आपको दोबारा से मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सबको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 21, जिसमें बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, जिसके ऊपर लिखा है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। अब नीचे पढ़ेंगे, यहां रेखांकित शब्द, आप इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इजी करके आपके लिए सॉल्व करके लाई हूँ। ऊपर लिखा है ना तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों विशेषण तो मैंने आपको 5वीं कक्षा में पढ़ाए थे। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया ना, बच्चों के साथ तगड़े लगा दिया तो ये उनका गुणवाचक विशेषण हो गया, ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। सब्जी तो है ही है, पर मसालेदार सब्जी क्या, अगर मसालेदार लगा दिया तो क्या हो गया, गुणवाचक। बड़ा अंडा, तो बड़ा जो है वो उसकी विशेषता होगी। तो ऐसे विशेषणों को, विशेषता को हम क्या कहते हैं, विशेषणों को गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे और बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दे रही हूँ इस प्रश्न को। 4 गुणवाचक विशेषण अपनी तरफ से लिख के दे रही हूँ आपको, जिनको आप पहले पढ़ना, समझना, याद करना और उसके बाद फिर इसको अपनी क्लास वर्क में करना। तो ये गुणवाचक विशेषण कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, काला आदमी। अब ये हमने जो आदमी है ये उसकी विशेषता है ये कि वो काला है, तो ये एक शब्द हमने ये ढूंढ लिया गुणवाचक विशेषण का। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे, क्योंकि हमें उसका वाक्य भी बनाना है गुणवाचक विशेषण लिख के। वह काला आदमी काफी भयानक लगता है। अब दूसरा है सुंदर लड़की, तो उस लड़की की का ये गुणवाचक विशेषण है, ये उसकी विशेषता है गुणवाचक कि वो सुंदर है। तो वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। छोटा बच्चा, अब ये बच्चे का विशेषता है कि वो छोटा है, तो छोटे बच्चे नटखट होते हैं, ये इसका वाक्य बनेगा। जंगली बिल्ली, अब इसका वाक्य क्या बनेगा, बिल्ली तो है ही है पर वो जंगली है, तो ये उसकी विशेषता है। तो जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। तो यह है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा है, प्रश्न नंबर 3। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। और उसके नीचे बच्चों पढ़ो आप, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन शब्द हैं, शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की जो की क्रिया कैसे क्रिया हुई, मतलब उठने, कहने, बोलने और उठने की जो क्रिया हुई ना, जो कार्य किया करने वाले ने वो कैसे किया, ये उसको मतलब तरीके को बताते हैं। समझे बच्चों, क्रिया को बताते हैं उसने उसको कैसे किया।
और कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है बच्चों, जो ये क्रिया विशेषण है ना, जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं कि घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, इस तरह से। तो ये जो क्रिया विशेषण होने की इनकी एक ये पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। क्रिया से ठीक पहले मतलब कहा, गिड़गिड़ा कर कहा, तो कहा से पहले आया ना गिड़गिड़ा कर। ये कर वाले जितने भी शब्द हैं, कर, गिड़गिड़ा कर, टिका कर, घबरा कर, बना कर, तो ये जो शब्द आते हैं ना, ये क्रिया करने से ठीक पहले, मतलब क्रिया जैसे कहा वो क्रिया है, उठा वो क्रिया है, बनाकर बोला, बोला मतलब बोला भी क्रिया है, तो क्रिया करने से पहले ये वर्ड आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये अक्सर क्रिया करने से ठीक पहले आते हैं। और अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। मतलब बच्चों जो ये अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं ना इन्होंने क्रिया विशेषण वाले, इन शब्दों को पकड़कर हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज में यहाँ पे लिख के लाई हूँ। ये देख उत्तर देखिए आप सीधा। झुंझलाकर, मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। अब उसने यहाँ पे देखो बच्चों फेंक दिया, तो फेंकना मतलब क्रिया है ना, कार्य कर रहा है ना, वो कुछ फेंक रहा है, फेंक दिया। तो फेंकने से पहले क्या आ गया, क्रिया विशेषण झुंझलाकर। जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिया करने से कि जो हम शब्द लिखते हैं ना क्रिया का, उससे ठीक पहले ये शब्द लिखे जाते हैं। बनाकर, राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी, दी मतलब क्रिया कर दिया, दे दिया। घबराकर, सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। टिकाकर, सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर, कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। जब आप इस एक्सरसाइज को, इस व्याकरण पाठ को जब आप सुनोगे ना, जब आप सुनोगे तो सामने अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखना, टेक्स्ट बुक में पढ़ना और साथ साथ मेरी ऑडियो को कम से कम 4-5 बार 6 बार सुनना, तब आपको ये समझ आ जाएगा। और इसीलिए ये मैंने आपको नोट्स में बनाकर नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑडियो में ये समझा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। बाकी की जो एक्सरसाइज होगी उसके मैं नोट्स बना के दूंगी, और जो अगर कोई एक्सरसाइज में स्किप करूँगी, कोई एक्टिविटी में स्किप करूँगी, जो कि मैं हर हफ्ते बोलती हूँ, तो वो एक्टिविटी हम जो स्कूल खुलने के बाद करेंगे, जो कि हम ऐसे ऑफलाइन ऑडियो में नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, उस एक्टिविटी को हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 21 का जो लास्ट जो 4th क्वेश्चन है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह बच्चों जो हिंदी में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि ये लाइन पढ़ो दोबारा से, नीचे प्रेमचंद की, 4th जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहां से पढ़ो दोबारा से। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। अब है के बाद आप देख रहे हो ना विराम चिन्ह, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, विराम चिन्ह ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप नीचे देखो जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है प्रेमचंद जी की कहानियों का एक, इसमें कहीं पे भी आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी फुल स्टॉप यानी कि ये विराम चिन्ह पूर्ण विराम नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आवश्यकता के अनुसार जो एप्रोप्रिएट जो जगह है, उचित जगह है, वहाँ पर आपने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से पूर्ण विराम लगाना है, ये विराम चिन्ह लगाना है। और बच्चों ये आपने अपने आप करना है, और करने के बाद सिर्फ इतने पार्ट की 4th क्वेश्चन के, इस जो 4th क्वेश्चन है, इतने ही हिस्से की आपने फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है एज ए होमवर्क। गॉट इट। आपने जितना भी जो भी अभ्यास कार्य मैं आपको दे रही हूँ ना यहाँ पे आज, जो मैंने जो भी पढ़ाया है और जो भी नोट्स में आपको मिलेगा, वो सारा आपको कहाँ करना है, अपने क्लास वर्क में करना है, ओनली इन क्लास वर्क। गॉट इट। बट जो ये लास्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन 21 पेज का, सिर्फ इसी को आपने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से विराम चिन्ह लगाने हैं उचित जगह पे, एप्रोप्रिएट प्लेस पे, और लगा के सिर्फ उतने ही हिस्से की
फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है माइंड इट। ध्यान से सुन लेना इस ऑडियो को 2-3 बारी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नोट्स में आपको साथ में मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं अगला लेसन लेकर आऊँगी, अगला पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड धन्यवाद।